दुनिया में भारतीय हथियारों की ताकत की धमक सुनाई दे रही है। आसमान में मेड इन इंडिया फाइटर जेट परचम लहराने के लिए बेकरार हैं। जमीन पर स्वदेशी हथियार की धार देखते ही बनती है। वहीं लहरों पर भी हम किसी से कम नहीं। भारत का डिफेंस सेक्टर इन दिनों सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है और इस मिशन में मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी अपना जलवा बिखेर रहा है। एक दशक से भी कम समय में भारत ने न सिर्फ ज्यादातर डिफेंस प्रोडक्ट्स का स्वदेशीकरण किया है, बल्कि उनके इंपोर्टर की बजाय एक्सपोर्टर भी बन गया है। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम ने रक्षा क्षेत्र में भारत को उस मुकाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है जिसकी तलाश दशकों से थी। आज दुनिया के कई देश न सिर्फ भारतीय हथियारों की ताकत के मुरीद हो रहे हैं, बल्कि कई ताकतवर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। अमेरिका ने अपनी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भारत में बनाने की पेशकश की है। दरअसल भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों देशों के बीच में इसी को लेकर करार हुआ है। हालांकि बातचीत चल रही है और अगर ये डील फाइनल होती है तो फिर जॉइंट वेंचर के तौर पर भारत में एक पार्टनर खोजा जाएगा, जिससे भारत और अमेरिका दोनों को ही फायदा होगा और सबसे बड़ा फायदा भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करने को लेकर होगा। रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीरें आपको याद होंगी जब रूस के ताकतवर टैंकों के परखच्चे उड़ने शुरू हो गए थे। यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना के अरबों खरबों की कीमत के सैकड़ों टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को पलक झपकते ही कबाड़ में तब्दील कर डाला था। रूस यूक्रेन वॉर के दौरान कुछ वीडियो भी वायरल हुए जिसमें हेलीकॉप्टर तक को मार गिराने का वीडियो दिखाई दिया था। यूक्रेन की सेना ने मैदानी जंग में अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइलें FGM-148 जैवलिन का जमकर इस्तेमाल किया। जेवलिन ATGM की ताकत ऐसी है कि इसकी मौजूदगी का एहसास होते ही बड़े से बड़ा टैंक अपना रास्ता बदल लेता है। जेवलिन ATGM न सिर्फ टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों बल्कि बंकर्स तक को तबाह करने की ताकत रखती है। इतना ही नहीं, जेवलिन ATGM में कम ऊंचाई पर उड़ रहे एयरक्राफ्ट और विमानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। जेवलिन मिसाइल मैन पोर्टेबल है। इसका सीधा मतलब ये है कि जेवलिन ATGM को सैनिक कहीं भी अपने कंधों पर लेकर आ जा सकते हैं और लक्ष्य की ओर इसे दाग सकते हैं। जेवलिन मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट वेपन के नाम से जाना जाता है। इसे फायर करने से पहले टारगेट को लॉक कर दिया जाता है। ट्रिगर दबाने के बाद मिसाइल सेल्फ गाइडेड मोड में पहले से सेट टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर देती है। जेवलिन यूएस की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है
जो वन ऑफ द 3 डेडलीस्ट, जो बहुत ही शक्तिशाली 3 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समझी जाती हैं, उनमें से एक है। बाकी 2 हैं, एक स्पाइक जो कि इजराइल की मैन्युफैक्चर है और दूसरी है रेड एरो जो चाइना की मैन्युफैक्चर है। ये एक मैन पोर्टेबल और शोल्डर फायर्ड मिसाइल है। इंफ्रारेड की वजह से ये फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है। जेवलिन ATGM मिसाइल को टैंकों के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है। इसका इस्तेमाल छोटी इमारत और बंकरों को तबाह करने के लिए किया जाता है। जेवलिन ATGM अपने टारगेट पर अचूक निशाना साधने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से ये करीब 2500 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है। जेवलिन डे नाइट विजन साइट से लैस है, जिससे दुश्मन का बचकर निकलना नामुमकिन हो जाता है। इसकी बात यूएस को साथ इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर करने की काफ़ी देर से चल रही है और यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने के लिए यूएस ने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थोड़ी सी हिचक डाली, उस टाइम का बीच में फिर इंडिया ने इजराइल से स्पाइक मिसाइल जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वो भी इंपोर्ट करी। ये मिसाइल जो है तकरीबन 12 किलो इसका वेट है और 2 से 5 किलोमीटर तक ये टैंक या बंकर या ऐसे कोई भी आर्मर वाले जो व्हीकल हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है और 900 मिलीमीटर तक ये आर्मर के अंदर पियर्स कर सकती है। जेवलिन मिसाइल को अमेरिका 1996 से ही इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सेना इस मिसाइल को अफगानिस्तान युद्ध, इराक युद्ध, सीरिया युद्ध और लीबिया युद्ध में इस्तेमाल कर चुकी है। भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने में लगा हुआ है और इसमें ATGM मिसाइलों पर लगातार काम कर रहा है और इसमें भारत का रक्षा अनुसंधान क्षेत्र जो है वो स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसमें मैन पोर्टेबल ATGM पर तेजी से काम किया जा रहा है। भारतीय सेना लंबे समय से एक प्रभावी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खोज रही है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सेना ने आपातकालीन खरीद के तहत सीमित संख्या में इजरायली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदा है। साल 2011 में भारत के पास 2 विकल्प थे, पहला अमेरिका की जेवलिन मिसाइल और दूसरा इजराइल की NLOS। भारत ने इजराइल की NLOS को चुना और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। दरअसल इजराइल भारत को मिसाइल के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की नीति भी देने को तैयार था और ये नरेंद्र मोदी सरकार के मेक इन इंडिया को काफी हद तक सूट भी कर रहा था। भारत ने फिलहाल स्पाइक NLOS ATGM को सीमित संख्या में ऑर्डर किया है और भविष्य में मेक इन इंडिया पहल के जरिए बड़ी संख्या में मिसाइलें हासिल करने पर विचार किया जाएगा ताकि भारत में मिसाइलों का उत्पादन किया जा सके। वहीं अब अमेरिका भी भारत से कह रहा है कि वो जेवलिन ATGM का भारत में उत्पादन करेगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको यूएस ने टेस्ट किया अफगानिस्तान में, इराक में, अभी यूक्रेन में ये बहुत ही सप्लाई की जा रही हैं और वहाँ पर अफेक्शनेटली इसको बोलते हैं सेंट जुविलेन। और ये धीरे धीरे मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी यूएस यहाँ पर भारत में इसको मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो जाएगा। जब ये हो जाता है
तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी शक्तिशाली विकल्प होगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के तौर पर। भारत ने कुछ साल पहले देश के मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी। अब सरकार का यही कार्यक्रम देश के डिफेंस सेक्टर के लिए वरदान साबित हो रहा है। भारत में ही बंदूक से लेकर ड्रोन और फाइटर जेट से लेकर मिसाइल और एयरक्राफ्ट कैरियर तक का निर्माण हो रहा है, जिसे पाने के लिए दुनिया के कई देश कतार में खड़े हैं। भारत ने 19 अप्रैल को फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की पहली खेप सौंपी है, जिससे चीन टेंशन में है। फिलीपींस के राजदूत जोसेफ इग्नासियो ने ब्रह्मोस को फिलीपींस के लिए गेम चेंजर बताते हुए कहा है कि ये सौदा दोनों देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ब्रह्मोस फिलीपींस के लिए एक गेम चेंजर है क्योंकि ये विश्वसनीय रक्षा क्षमता मुहैया करता है। भारत के लिए इसका महत्व ये है कि ये ब्रह्मोस का पहला विदेशी निर्यात है और ये भारत की बढ़ती क्षमताओं और अपने स्वदेशी रक्षा उद्योग की पुष्टि करता है। एक तरह से ये रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में विदेशों में भारत की पहचान का विस्तार करता है। फिलीपींस की चीन के साथ हाल ही में साउथ चाइना सी में कई बार झड़प हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल से समुद्र में फिलीपींस की ताकत बढ़ेगी और समुद्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी रोका जा सकेगा। भारत सरकार अब चीन को कूटनीतिक तौर पर टक्कर देने के लिए दुनिया के बाकी देशों के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ावा दे रही है। भारत में 70 देशों के करीब 120 से ज्यादा डिफेंस अताशे तैनात हैं, जिनकी संख्या में बढ़ोतरी करने की सिफारिशें दूसरे देशों की तरफ से लगातार भारत के पास आती रही हैं। वहीं भारत भी अब पहली बार सेना, नौसेना और वायुसेना से 15-16 नए डिफेंस अताशे तैनात करने जा रहा है, जो पोलैंड, आर्मेनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, जिबूती, इथियोपिया, आइवरी कोस्ट और फिलीपींस जैसे देशों में भेजे जाएंगे। भारत की कोशिश है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वदेशी हथियारों के लिए नया बाजार तैयार किया जाए। अटैची का मतलब होता है कि वो रेगुलर डिप्लोमेट नहीं है, और शुरू में जब जो है कुछ लोग जो है एक्सपर्ट्स किसी भी फील्ड में वो जब अटैच कर दिए जाते थे एम्बेसीज के साथ तो उनको अटैची बोलते थे। डिफेंस अटैची छोटे देशों में भेजने का एक मकसद तो ये है कि कल्चरल डिप्लोमेसी जो है वो हो, और क्योंकि ये अटैची जो है सब डिफेंस मैटर्स के ऊपर एम्बेसडर को एडवाइस करते हैं, और जैसे आपको पता है कि भारत जो है डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन सिस्टम के एक्सपोर्ट पर बहुत जोर दे रहा है, तो ये उसमें भी मदद करेंगे कि उन देशों के साथ टाई अप करके अपने वेपन सिस्टम और इक्विपमेंट जो भारत में बन रही है उसको बाहर भेज सके। अफ्रीका में हथियारों की बिक्री की काफी संभावनाएं हैं और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत जिस तरह से भारत स्वदेशी हथियारों को डेवलप कर रहा है, इससे भारत की लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ रही है। वहीं दूसरे देश भारत में बने हथियारों को इसलिए प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि भारत के साथ कोई राजनीतिक विवाद जुड़ा नहीं होता है। अफ्रीका में बाजार तलाशने की दूसरी वजह भी है। अफ्रीका में बड़ी तादाद में ऐसे देश हैं जिन्हें समर्थन और सहायता की जरूरत है। सैन्य तकनीक की बिक्री इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। एक छोटे से अफ्रीकी देश जिबूती में डिफेंस अताशे की तैनाती को लेकर जानकारों का कहना है कि जिबूती रणनीतिक रूप से पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और लाल सागर और अदन की खाड़ी के आसपास एक अहम समुद्री केंद्र है, इसलिए इसे सैन्य ठिकानों के लिए मुफीद जगह के तौर पर देखा जाता है। चीन ने पहली बार साल 2017 में जिबूती में अपना सैन्य ठिकाना बनाया था,
जिससे उसकी पहुंच लाल सागर तक हो गई। तब से अफ्रीकी पूर्वी तट से हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का स्ट्रेट तक सुविधाएं स्थापित करने का काम तेजी से हो रहा है। पिछले कुछ साल में भारत ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों की एक अग्रणी आवाज के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है, जिसमें खासतौर से अफ्रीकी महाद्वीप की चिंताओं, चुनौतियों और आकांक्षाओं को उजागर कर रहा है। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में एंट्री मिली थी। वहीं भारत दुनिया भर में 26 नए मिशन खोलने की भी तैयारी कर रहा है। इनमें से 18 अफ्रीकी देशों में होंगे। अफ्रीकी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के चीन की लगातार कोशिशों के बीच अफ्रीकी महाद्वीप के साथ भारत के संबंधों में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। G20 एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का फोरम है और 2023 में भारत को इसकी प्रेसिडेंसी मिली थी। तो उस टाइम अफ्रीकन यूनियन को एक एक्टिव रोल प्ले करके भारत ने उसको इसका हिस्सा ले लिया और G20 को एक्सपेंड कर दिया गया। इसके कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं भारत को। एक तो भारत और अफ्रीका के, जिसके अंदर तकरीबन 54 कंट्रीज हैं, उनके साथ बड़े पुराने हमारे संबंध हैं। लेट 18वीं सदी में जब वहाँ पर मुंबासा में और युगांडा में वहाँ पर रेलवे लाइन ट्रैक लेग हो रहा था ब्रिटिश की तरफ से, तो वहाँ पर भारत की जो लेबर है इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर जब वो हरी और अम्बे बोलते थे तो उन्होंने इसका वर्ड एक हराम्बे बना के उसको अपनी लैंग्वेज का एक हिस्सा बना लिया, जिसका मतलब है कोऑपरेशन और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके चलना। तो भारत जो है और अफ्रीका की तकरीबन पॉपुलेशन भी सेम है। हम 5 मैक्सिमम इंपोर्ट करने वाले देश हैं वहाँ की जो पूरी दुनिया की मिनरल है वो 30% मिनरल जो है अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जाती है। इथियोपिया, मोजाम्बिक और आइवरी कोस्ट में डिफेंस अताशे तैनात करने का फैसला अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य रणनीति बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इथियोपिया में पहले भी डिफेंस अताशे भेजे जाते रहे हैं। 1970 के दशक के मध्य में मेंगिस्तु हेली मरियम के शासन के दौरान राजधानी अदीस अबाबा में डिफेंस अताशे की तैनाती रह चुकी है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक डिफेंस अताशे की तैनाती के बाद ये संदेश जाएगा कि अफ्रीका भारत के लिए कितना मायने है और इसी के साथ साथ आने वाले समय में किस तरीके से भारत और अफ्रीका के बीच दोस्ती बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कई अफ्रीकी देश ऐसे भी हैं जो कि अपने डिफेंस सेक्टर को आधुनिक बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो भारत की तरफ लगातार देख रहे हैं। चीन भी अफ्रीका में अपनी रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है। इससे उसे इन देशों में घुसपैठ करने का मौका मिला है। भारत ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य युद्धाभ्यास बढ़ाए हैं। साथ ही डिफेंस एक्सचेंज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अलावा भारत अब उन्हें स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम निर्यात करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि भारत एक लीडर है डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनके साथ सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाने का काम जो है भारत एक विश्व शक्ति उभर के आ रहा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो कोऑपरेशन है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ वो बहुत बढ़ रहा है धीरे धीरे, और कल्चरल डिप्लोमेसी और दूसरी डिप्लोमेसी और हमारा ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो सारे इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और फ्यूचर में और भी ज़्यादा इसके साथ हमारी संबंध जो हैं और भी अच्छे होंगे।
भारत पहली बार आर्मेनिया में अपना डिफेंस अताशे भेज रहा है। पिछले कुछ समय से भारत आर्मेनिया को हथियार बेच रहा है। भारत ने पहले ही आर्मेनिया के साथ पिनाका रॉकेट्स, आकाश मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर समेत दूसरे हथियारों की सप्लाई के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रंट क्षेत्र में फिलहाल एक ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। विरोधियों पर भारी पड़ा जिसका डेडली एक्शन, ऑल टाइम ग्रेट बुमराह का ईश्वरीय कनेक्शन, विश्व चैंपियन टीम का ट्रम्प कार्ड, बंदे में है दम, श्वेता झा के साथ आज शाम 6 बजे। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मम्मी जी, मैं अपनी वेब सीरीज देख लूं? हाँ बेटा, इंट्रोड्यूसिंग डिश टीवी स्मार्ट प्लस। अब डिश टीवी और D2H कनेक्शन में मिले टीवी और OTT दोनों एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। इट्स टू गुड टू बी ट्रू। सावधान रहना चाहिए हमें कि किस पे भरोसा कर रहे हैं। कभी कभी फरिश्ते के रूप में शैतान भी मिल जाते हैं। पूर्वांचल की गद्दी को लीडर की जरूरत है। क्या आप वो लीडर हैं? देखिए मिर्जापुर सिर्फ प्राइम वीडियो पर। हैंड वॉश ऐड है ना, एक डॉक्टर होगा, एक छोटा बच्चा जिसके 2 गंदे हाथ और एक सुपर स्मार्ट मम्मी, है ना? चलो हैंड वॉश दो। अरे ये तो सैशे है। मैम ये सैशे ही हैंड वॉश है। इसके मैजिकल पाउडर को पानी में मिलाओ, शेक करो और साबुन के दाम में गोदरेज मैजिक हैंड वॉश तैयार। नाउ दैट्स मैजिक। ये तो चैन से सपनों में खोया है। कहीं खांसी इसकी नींद खराब न कर दे। विक्स वेपोरब ये दे बंद नाक, खांसी, सर दर्द और बदन दर्द से राहत, ताकि वो देख सके सपने रात भर। विक्स वेपोरब। भारत का रक्षा क्षेत्र आजादी के पहले भी काफी मजबूत था और आजादी के समय देश में 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी। भारत में तोप समेत कई तरह के आर्मी के इस्तेमाल में आने वाले उपकरण बनाए जाते थे। यहाँ तक कि भारत दूसरे विश्व युद्ध में रक्षा उपकरणों का अहम सप्लायर भी था। आजादी के वक्त भारतीय हथियारों की दुनिया भर में डिमांड के बावजूद रक्षा क्षेत्र में भारत पिछड़ता गया। देश के नवनिर्माण के दौर में रक्षा क्षेत्र की कहीं न कहीं अनदेखी हुई और भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया। लेकिन आज भारत फिर से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और दुनिया भर में भारतीय हथियारों की डिमांड भी बढ़ी है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसके डिजाइन, तकनीक और विकास का तरीका शानदार है। मोदी सरकार ने कार्यकाल संभालने के बाद से ही स्वदेशी डिजाइन, विकास और रक्षा उत्पादों के विकास संबंधी कई नीतिगत बड़े फैसले लिए। भारत सरकार ने भी डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की स्कीम्स शुरू की हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 2030 का दशक इन स्टार्टअप का है। ये स्टार्टअप देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही आने वाले दिनों में रक्षा निर्यात में भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखेंगे। मेयर विडोर्नो की एक रिपोर्ट के अनुसार एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री भारत में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और साल 2030 तक इसके 70 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2025 तक भारत रक्षा क्षेत्र में $25 बिलियन निर्यात करके कमाएगा। इसमें $5 बिलियन एयर स्पेस के क्षेत्र से जुड़ा है।
भारत दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जो रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत 2018 से 2022 के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था और आज भारत टॉप 25 वेपन एक्सपोर्ट करने वाले देश में शामिल हो चुका है। डिफेंस सेक्टर में भारत लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है और आज दुनिया में भारत पावर हाउस के तौर पर उभर रहा है। वैसे कहने की जरूरत नहीं है कि लगातार भारत आत्मनिर्भरता के नए नए कीर्तिमान को छू रहा है और इस वक्त अगर रक्षा क्षेत्र में भारतीय निर्यात की बात की जाए तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 21,000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। यानी ये दिखाता है कि रक्षा क्षेत्र में भारत किस तरीके से आत्मनिर्भरता के मामले में नए नए कीर्तिमान छू रहा है। देशवासियों के लिए ये गर्व की बात है कि मेक इन इंडिया की मोहर लगे हथियार आज 85 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिसमें पिनाका एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक शामिल हैं। भारत बहुत जोर दे रहा है डिफेंस की इक्विपमेंट जो भारत में बनती है उसको एक्सपोर्ट करने का और अभी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भारत ने अचीव किया है। वो है कि तकरीबन 21,500 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किया है कई देशों में, जैसे फिलीपीन वगैरह में हमारे आकाश और पिनाका जो है ये सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो एम ये है कि 2028 तक तकरीबन 50,000 करोड़ की आर्म्स एक्सपोर्ट की जाएं और इसीलिए कई छोटे कंट्रीज के अंदर डिफेंस अटैची भी भेजे गए हैं। अभी ये हो सका है क्योंकि एक तो R&D और इनोवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और ऑर्डिनेंस बोर्ड को भारत ने डिसेंट्रलाइज कर दिया है, उनको कुछ पावर दे दी गई हैं और प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर दिया गया है। अभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का तकरीबन 40 और 60% का हिस्सेदारी है इसमें। सेल्फ डिफेंस के साथ भारत का लक्ष्य अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। भारतीय सेनाओं को आधुनिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर मिशन के तहत ज्यादातर चीजें, हथियार और उपकरणों को भारत में ही बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे भारत की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ी है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे उसकी डिजाइन, तकनीक और विकास में उसका कोई सानी नहीं है और उसकी ताकत कितनी बढ़ती जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि भारत 100 से ज्यादा देशों में अपने रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहा है। इसमें छोटे विमानों से लेकर कलपुर्जों और मिसाइलें तक शामिल हैं। पिछले एक साल में रक्षा निर्यात में 32.5% और पिछले 9 साल में इसमें करीब 3,000% का इजाफा हुआ है। भारत के जिन हथियारों और उपकरणों की डिमांड दुनिया भर में बढ़ी है या जिनका निर्यात किया जा रहा है उनमें शामिल हैं डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, 155 mm ATAGS ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रेडार, सिमुलेटर्स, बारूदी सुरंगों से बचाने वाली गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर्स, हथियार, थर्मल इमेजर, बॉडी आर्मर और इसके अलावा एवियोनिक्स और कई छोटे मोटे हथियार और उपकरण भी शामिल हैं। इससे पहले भारत को एक बड़े रक्षा उपकरण और हथियारों के आयातक देश के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब भारत रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक देश बनने की दिशा में अग्रसर है। साल 2016-17 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1,521 करोड़ था, जो 2017-18 में बढ़कर 4,682 करोड़ रुपए हो गया। 2018-19 में डिफेंस एक्सपोर्ट करीब 2 गुना होकर 10,745 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। साल 2019-20 में यह आंकड़ा 9,115 करोड़ हो गया। कोरोना काल में हल्की गिरावट होने के बावजूद भारत ने साल 2020-21 में 8,434 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया। साल 2021-22 में डिफेंस एक्सपोर्ट का आंकड़ा बढ़कर 12,815 करोड़ रुपए जा पहुंचा।
वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और अब वित्त वर्ष 2023-24 के बीच भारत ने रिकॉर्ड 21,000 करोड़ का रक्षा निर्यात कर एक नया इतिहास रच डाला और भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। डिफेंस के फील्ड में ये बदलाव की कहानी एक दिन की तैयारी का नतीजा नहीं है। सरकार के अगले 5 साल में 35,000 करोड़ के निर्यात की तैयारी है। भारत के रक्षा निर्यात की सफलता की कहानी को अंजाम तक पहुंचाने में करीब 50 भारतीय कंपनियों ने अहम योगदान दिया है, जिससे भारतीय रक्षा उत्पादों की मांग वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। आज भारत 85 से ज्यादा देशों को हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इनमें सबसे ज्यादा 31% हथियार म्यांमार, 19% हथियार श्रीलंका, 12% हथियार मॉरिशस, 6% नेपाल, 5.1% आर्मेनिया, 4.3% वियतनाम, 4.2% मालदीव्स और 2.2% हथियार भारत अफगानिस्तान को निर्यात कर रहा है। दुनिया भारतीय हथियारों की ताकत और तकनीक की मुरीद हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भरोसा, जो चीन के हथियार नहीं दे पा रहे। वहीं लागत के मामले में भी ये अमेरिका और रूस जैसे देशों से कम है। भारत जिन हथियारों को दूसरे देशों को बेच रहा है, उनमें सबसे ज्यादा 61% युद्धपोत हैं, 20% लड़ाकू विमान हैं, 14% सेंसर्स हैं, वहीं 2.9% बख्तरबंद गाड़ियां, 1.1% तोप, 0.9% मिसाइल्स और 0.1% इंजन शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय दुनिया के 42 से ज्यादा देश भारत से आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, गोला बारूद, बॉडी आर्मर्स और तेजस जैसे लड़ाकू विमान खरीदने के लिए डील कर रहे हैं। इस समय अगर रक्षा निर्यात की बात की जाए तो भारत में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी 60% है, जबकि सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी है 40%। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दुनिया की 41वें नंबर की कंपनी इसमें बन चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश होते हुए भी रक्षा के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है। और इस बात को आप SIPRI की साल 2023 की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। साल 2018 से 2022 के बीच भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा 11% हथियार खरीदे थे, लेकिन इसी के साथ साल 2013-17 से 2018 से 22 के बीच भारत ने अपने रक्षा आयात को 11% तक कम कर लिया। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि भारत अपने खुद के हथियार बना रहा है, जिन्हें हमारी सेनाएं भी इस्तेमाल कर रही हैं, और हम इन हथियारों को दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। पिछले बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का लोन जो है यूथ को देने की बात की गई है, ताकि इसके अंदर भी एक्सपोर्ट का जो है वो हम बढ़ा सकें। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है और इंपोर्ट को पहले से कम किया गया है। और हर साल या कई बार 2-2 बार एक साल के अंदर एक लिस्ट जारी करती है डिफेंस मिनिस्ट्री के जो छोटी टेक्नोलॉजी या उतनी सोफिस्टिकेटेड चीज़ें नहीं है जो हम इंपोर्ट करते हैं, उन चीज़ों को कम किया जाए और वो देश में ही बनाया जाए। तो प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करके कई चीज़ें जो हैं, जो पार्ट्स जो हम पहले बाहर से बुलाते थे, वो सारे इंपोर्ट जो है उसकी काफ़ी कमी आ गई है। एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी बनी है और इंपोर्ट में काफ़ी कम किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी प्लान है। भारत अपने हथियारों को तेजी से अपग्रेड भी कर रहा है ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन वेपन की तकनीक और ताकत हासिल कर सके। डिफेंस सेक्टर के लिए डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत किया जाएगा, जिसका मकसद हथियारों के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना है। डीप टेक स्टार्टअप के जरिए मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में रिसर्च की जाएगी, फिर इसका इस्तेमाल डिफेंस में किया जाएगा। डीप टेक टेक्नोलॉजी है, ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, और चाहे वो US हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो और चाइना हो,
वो सारे के सारे डीप टेक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, जिसमें एआई आ जाती है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाती है, जिसमें रोबोटिक्स आ जाती है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके अभी वारफेयर ऑफ फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा। तो हमें पता है कि लॉजिस्टिक्स में जब हम आदमी यूज़ करते थे सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पहाड़ियों के ऊपर, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ पर रोबोट्स को यूज़ करना या माइंस की डिटेक्शन और डिस्ट्रक्शन के लिए रोबोट्स को यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आम होती जा रही हैं। और क्योंकि चीन हमारे से टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, तो भारत की सोच ये है कि नए जो स्टार्टअप्स हैं उनको लोन दिया जाए, उनको फंड मुहैया कराए जाए, ताकि वो उन फंड्स को इस्तेमाल करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर, डिफेंस वेपन सिस्टम के अंदर लेके आए। भारत में स्वदेशी हथियारों के निर्माण और डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के साथ साथ उन हथियारों को भी अपग्रेड किया जा रहा है जिसे हमने दूसरे देशों से आयात किया है। भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे पड़ोस में बैठे दुश्मन भी तेजी के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ वक्त पहले कहा था कि साल 2050 तक वो चीन की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बना देंगे। इसके लिए वो स्वदेशी तकनीकों पर ध्यान भी दे रहे हैं। चीन अपने हथियार, विमान युद्धपोत, मिसाइल, परमाणु हथियार सब कुछ खुद बना रहा है, किसी से खरीद नहीं रहा है। ऐसे में भारत ने भी तय कर लिया है कि अब वो रक्षा क्षेत्र में पश्चिमी या दूसरे देशों से निर्भरता कम करेगा। इसके साथ ही अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी स्वदेशी निर्मित हथियारों को बढ़ावा देगा। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।